आजकल जंग का मतलब क्या है? क्या वही जो हम फिल्मों में देखते हैं, जहां सैनिक आमने सामने लड़ रहे होते हैं? नहीं। असलियत तो ये है कि लड़ाई का तरीका अब जड़ से बदल चुका है। हम तलवारों और तोपों के युग से बहुत आगे आ गए हैं। आज की जंग दूर से लड़ी जा रही है, बिना किसी सीधे इंसानी संपर्क के। चलिए समझते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा और गहरा है। इसको ऐसे समझिए, ये मिलिट्री हिस्ट्री की किताब का कोई नया चैप्टर नहीं है। ये तो पूरी की पूरी किताब ही नई लिख दी गई है। हाँ, जंग का तरीका हमेशा से बदलता रहा है, लेकिन आज जो बदलाव आया है ना, वो बुनियादी है। उसने खेल के सारे नियम ही बदल दिए हैं। ये जो बात है ना, ये आज की कड़वी सच्चाई को साफ साफ दिखाती है। इसी को कहते हैं नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। मतलब अपने सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन पर ऐसा मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव बना दो कि वो घुटने टेक दें। सोचिए, पहले जंग का मतलब क्या होता था? पैदल सेना का जमीन पर जाकर कब्जा करना। लेकिन अब तो एक भी सैनिक को बॉर्डर पार भेजे बिना ड्रोन और मिसाइल हमलों से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा सकता है, उसकी हिम्मत तोड़ी जा सकती है। देखिए, आज का युद्ध सिर्फ गोलीबारी का नहीं, बल्कि पैसे का भी है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब एक ऐसा युद्ध जहां हमला करने वाले की लागत बहुत कम है, लेकिन जो बचाव कर रहा है उसका खर्चा आसमान छू रहा है। सोचिए, एक छोटे से ड्रोन को गिराने के लिए लाखों डॉलर्स की मिसाइल दागनी पड़ रही है। तो ये तो हुई हमले की बात, पर इन नए और खतरनाक हमलों से बचा कैसे जाता है? चलिए अब नजर डालते हैं उस अनदेखी ढाल पर जो 2400 घंटे सातों दिन हमारी रक्षा में लगी रहती है। ये जो एयर डिफेंस यूनिट्स होती है ना, ये हमारे आसमान के साइलेंट गार्डियन हैं। ये कभी सोती नहीं है। इनका काम सिर्फ जंग के समय नहीं होता, बल्कि शांति के समय भी ये उतनी चौकन्नी रहती हैं, क्योंकि हवा से आने वाला खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। एयर डिफेंस का काम असल में 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, डिटेक्ट, यानी अपने एडवांस्ड रडार से किसी भी आने वाले खतरे को पकड़ना। दूसरा, इंटरसेप्ट, यानी उसके रास्ते को ट्रैक करना और समझना कि वो कहाँ जाएगा। और तीसरा, डिस्ट्रॉय, मतलब इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचाए, उसे हवा में ही खत्म कर देना। पर यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। क्या हो अगर वो आने वाला खतरा अपनी चाल बदल ले? अगर कोई मिसाइल प्रिडिक्टेबल हो ही ना? और यहीं से आज की टेक्नोलॉजी की असली रेस शुरू होती है। आज ना, हमला करने वाले सिस्टम और बचाव करने वाले सिस्टम के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। दोनों ही तरफ टेक्नोलॉजी को लगातार बेहतर और बेहतर बनाने की होड़ लगी हुई है। देखिए, जो पुरानी पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं ना, वो एक फेंके हुए पत्थर की तरह होती हैं। उनका रास्ता फिक्स होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ जाके गिरेगी। इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उनके रास्ते को कैलकुलेट करके उन्हें रोकना आसान होता है। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल गया है। आज की आधुनिक मिसाइलें, जैसे कि ईरान की नसरुल्लाह क्लास, वो पत्थर नहीं बल्कि एक स्मार्ट चिड़िया की तरह हैं। वो आखिरी पलों में भी अपनी दिशा बदल सकती हैं। अब सोचिए, ऐसी चीज को रोकना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, जो आपके हर दांव को फेल कर दे। और ये बात इस नई लड़ाई की पूरी कहानी कह देती है। यहां 100% कामयाबी जरूरी नहीं है। अगर दुश्मन की 10 में से सिर्फ 3 मिसाइलें भी अपने टारगेट तक पहुंच गई, तो इसे उसकी रणनीतिक जीत माना जाता है। उसका मकसद पूरा हो गया। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात तो समझ आ गई, लेकिन अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये देश इन नई तकनीकों का इस्तेमाल करके दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं? वैसे सुपर पावर होता कौन है? सीधी सी भाषा में, सुपर पावर वो देश है जो दूसरों को अपने हिसाब से नचा सके। वो कुछ ऐसा करे कि बाकी दुनिया उस पर रिएक्ट करने और बात करने के लिए मजबूर हो जाए। और यहीं पर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईरान, जो पारंपरिक तौर पर कोई सुपर पावर नहीं है, क्या वो पावर के इस पुराने नियम को दोबारा लिख रहा है? ईरान का तरीका ही अलग है। वो सीधी लड़ाई से बचता है। वो दुश्मन की दुखती रग पर हाथ रखता है। वो हॉर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों को बंद करने की धमकी देकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाता है। खाड़ी देशों को डराता है कि वो उनके पानी के स्रोतों को निशाना बना सकता है, और अपनी मिसाइलों की रेंज दिखाकर एक मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा करता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये सब जो दुनिया भर में हो रहा है, इसका हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ता है? हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया का 60% व्यापार, मतलब आधे से भी कहीं ज्यादा, हिंद महासागर से होकर गुजरता है। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन है, एक ऐसी धमनी है जिसे सुरक्षित रखना ही होगा। तो जाहिर है, इस इलाके में कोई भी गड़बड़ सीधे भारत पर असर डालेगी।
और इसी बदलते हुए दौर में भारत के लिए एक सवाल सबसे अहम हो जाता है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर भारत आज के समय में एक विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूरी क्यों बन गया है? इस पर अब कोई समझौता क्यों नहीं हो सकता? ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। जब हम किसी दूसरे देश से हथियार खरीदते हैं ना, तो वो देश हमें कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी के 100% राज नहीं बताता। और सोचिए, अगर कल को हमारी लड़ाई उसी देश से हो जाए, तो हमारे खरीदे हुए हथियार किस काम के? जबकि जब टेक्नोलॉजी अपनी होती है तो कंट्रोल भी अपना होता है। ये बात बिल्कुल पते की है। कोई भी देश अपने सबसे बड़े सीक्रेट्स किसी और को नहीं देता, और यही वजह है कि आत्मनिर्भरता पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अपनी तकनीक का मतलब है असली आज़ादी और असली ताकत। तो आखिर में इन सारे बदलावों को जोड़कर देखें तो दुनिया किस तरफ जा रही है? क्या एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात है कि लड़ाई का ये नया तरीका अब सिर्फ बड़े देशों तक ही सीमित नहीं है, ये आग की तरह फैल रहा है। सोच कर देखिए, तालिबान जैसे ग्रुप्स भी आज पाकिस्तान की सेना के खिलाफ प्रोफेशनल तरीके से हवाई हमले कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी आसानी से उपलब्ध हो रही है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। इस रिमोट वॉरफेयर के दौर में जब लड़ाइयां कंप्यूटर स्क्रीन पर लड़ी जा रही हैं, तो किसी देश की असली ताकत का पैमाना क्या है? क्या उसकी सेना में कितने सैनिक हैं ये मायने रखता है, या फिर उसकी टेक्नोलॉजिकल काबिलियत और आत्मनिर्भरता? इस सवाल का जवाब ही आने वाले समय की दुनिया की तस्वीर तय करेगा।